नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बिहार जीके बाई विवेक सर में। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। एक बार तेजी में सारे बच्चे बता देंगे, आवाज़ मेरी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है? किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई परेशानी कल तक की सेशन के बाद नहीं है? 2 दिन में हम लोग जो है, पहला दिन 9th क्लास का एनसीईआरटी पॉलिटी जो है वो लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों पढ़े थे। दूसरे दिन संविधान निर्माण पढ़े हम लोग, और दोनों चैप्टर के बाद हम लोग जो है उन दोनों चैप्टरों का कल एमसीक्यू किए थे। ठीक है, अब आज तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 9th क्लास पॉलिटी का तीसरा चैप्टर, चुनावी राजनीति। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता देंगे, बिल्कुल आवाज प्रॉपर आप तक पहुंच रही है? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी बच्चे को ना है? संगीता पंडित, शिव भक्त, प्रभात अंशु, ठीक है, अभी चौधरी, रविशंकर, ममता तिवारी, निहारिका, संगीता पंडित, करिश्मा यादव, अमीषा पटेल, टीनू पांडे जी, सभी को सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो चलिए देखिएगा। हाँ, चलिए देखिएगा, क्लियर है ना सब कुछ? हाँ, अब देखिए, अब इसमें अगर हम बात करते हैं भैया, एक जो है आपका आचार्य सीरीज ये चला रहे हैं हम, बीपीएससी टीआरई 4.2 के एग्जाम को देखते हुए एक आपका जो है आचार्य सीरीज चल रहा है। आचार्य सीरीज के बारे में अगर बात हम करें तो ये पॉलिटी जो आपका है ये चल रहा है टॉपिक वाइज, पॉलिटी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज पॉलिटी हम लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगर बात करें तो ये जो आपका 12 बजे से बिहार जी के लेकर के चल रहे हैं, 12 बजे बिहार जी के, इसमें भी टॉपिक वाइज चल रहा है आपका। ठीक है, हाँ, थ्योरी एमसीक्यू, एमसीक्यू रहता है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन ऐसा हो जाता है कि थ्योरी भी साथ में कंप्लीट होते रह रहा। इसमें आपका पीवाईक्यू का ये सीरीज था, मिक्स क्वेश्चन चल रहा है। अगले वीक से हिस्ट्री आपका, फिर आपका जो है इसमें साइंस, करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ईवीएस, इन सारे क्वेश्चन क्या करेंगे हम इसमें डे डिवाइड करके साथ लेकर के चलेंगे। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी इसमें हम रात 8 बजे से कवर कर रहे हैं। क्या? एनसीईआरटी एससीईआरटी कवर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब जल्दी से एक बार बता देंगे। तो यहां पे आपको ये देखना है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 11 बजे से पॉलिटी, 12 बजे से बिहार जी के, 4 बजे से आपका पीवाईक्यू चल रहा है यहाँ पे। अगले वीक से आपका सब्जेक्ट वाइज एक एक डे डिवाइड कर देंगे, पीवाईक्यू आधारित हो जाएगा। 8 बजे से हिस्ट्री पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी आपका इस चैप्टर के बाद 2 चैप्टर 9th क्लास का और बचेगा। ठीक है, और ये आपका जो है हिस्ट्री और पॉलिटी 8 बजे से। जल्दी से बताएंगे, अब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब देखिए, अब सेशन स्टार्ट किया जाए भैया। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि बिहार जीके और पॉलिटी यहाँ पे बिल्कुल जो है आपका बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। बिहार जीके और पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। मात्र कितने में? 199 रुपए में, मात्र 199 रुपए में। हाँ, ठीक ना? हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है हिस्ट्री स्पेशल बैच, ये मात्र आपका 199 रुपए में, 149 था, 199, 199 रुपए में। इसमें 6 to 10 एनसीईआरटी एससीईआरटी कवर करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को समस्या होती है तो वो इस नंबर पे संपर्क कर लेगा, 78701698 और 58, इस नंबर पे संपर्क कर लेंगे आप। ठीक है, किसी भी बच्चे को बैच परचेज करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो 7870169858 करिश्मा यादव वहां ले सकते हैं बाबू। हाँ, कुछ पॉइंट फैक्चुअल डेटा है उन लोगों के लिए भी। ठीक है, अध्याय 3 चुनावी राजनीति। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए, किसके लिए? लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है ना ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। एक बात बताइए, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन है। अब जब लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन है, लेकिन फिर भी यहां पे लोग डायरेक्ट शासन नहीं कर सकते। शासन कैसे चलता है? प्रतिनिधि के माध्यम से।
शासन कैसे चलता है? प्रतिनिधि के माध्यम। और कल सुबह 10 बजे सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। कल सुबह 10 बजे से आपका जो है बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन होगा, यानी एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं, तो सभी बच्चे उसमें जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि प्रतिनिधि के माध्यम से शासन होता है। ऐसा संभव नहीं है कि डायरेक्ट लोग शासन करें, करोड़ों अरबों की जनसंख्या कहां से शासन करेंगे? हाँ, अब कहता है कि हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। आप एमपी चुन रहे हैं, एमएलए चुन रहे हैं, आप संसद सदस्य के लिए आप क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, वोट देते हैं। आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक के लिए आप क्या करते हैं? मतदान करते हैं। यही लोग शासन चलाते हैं। क्या करते हैं? यही लोग शासन चलाते हैं। कहता है इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चलिए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन हो रहा है, हम एमपी चुन रहे हैं, एमएलए चुन रहे हैं, चलिए अच्छी बात, ठीक ना? हाँ, दूसरी तरफ कहता है कि आखिर लोकतंत्र में चुनाव जरूरी क्यों है, आखिर इलेक्शन आवश्यक क्यों है और उपयोगी कितना, यूजफुल कितना है। इस पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। कहता है हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। कहता है हम यहां पे सबसे पॉइंट ये समझेंगे, पहला पॉइंट तो समझेंगे कि चुनाव क्यों आवश्यक है लोकतंत्र में। दूसरा पॉइंट हम ये समझेंगे कि भैया ये जो बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कई पार्टियां, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, कई पार्टियां हैं, तो ये बहुदलीय व्यवस्था होगा तो चुनाव में कंपटीशन होगा। सारी पार्टियां क्या करेगी? सारी पार्टियां जनता के लिए जब सरकार में रहेगी तो अच्छा कार्य करेगी, तो ये जनता के हित में होगा काम। अगला पॉइंट कहता है कि जो लोकतांत्रिक है और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, इलेक्शन के आधार पे इस पॉइंट को भी समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या समझेंगे? चुनावी राजनीति है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र में चुनाव जो है आपका क्योंकि प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन हो रहा है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन हो रहा है। चुनाव क्यों आवश्यक है, चुनाव कितना उपयोगी है, बहुदलीय व्यवस्था से क्या जो आपका है ये लाभ हो रहा है। और दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे कि भैया ये जो है चुनाव जो है कैसे कोई लोकतांत्रिक हो सकता है और गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। अब जल्दी से, हाँ जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे, हाँ जल्दी से एक बार बता देंगे कि मामला एकदम क्लियर, कोई समस्या कोई परेशानी किसी भी बच्चे को ना है। जल्दी से एक बार बता देंगे, यहां तक क्लियर। आगे बढ़े हम। आर के प्रसाद, आयरन लेडी जी, हाँ जल्दी से बताएंगे, क्लियर यहां तक? आगे बढ़िए। कहता है अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनाव का क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। जब पहले से एक क्राइटेरिया फिक्स होगा, अब उस क्राइटेरिया के बाद कि क्राइटेरिया में कैसे कोई चुनाव लोकतांत्रिक हो सकता है, कैसे कोई चुनाव गैर लोकतांत्रिक हो सकता है, और जब वो क्राइटेरिया मापदंड हो जाएगा उसके बाद भारत के चुनाव का मूल्यांकन करेंगे कि भारत का चुनाव जो है कितना लोकतांत्रिक हुआ, भारत का चुनाव कितना लोकतांत्रिक हुआ है। जल्दी से पढ़ाएंगे, क्लियर ना मामला? आगे देखिए। कहता है इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नजर डालेंगे। अब प्रत्येक क्षेत्र को परिसीमित किया जाता है जनगणना के पश्चात, आप देखे होंगे क्या होता है। आप देखेंगे कि क्षेत्र किस क्षेत्र में, जैसे मान के चलिए आपके क्षेत्र में जो है वो जनसंख्या 10 लाख है, तो 10 लाख है तो एक प्रतिनिधि हो गया, ठीक ना? हाँ, अब दूसरी तरफ कहता है कि भैया जनसंख्या जो है बढ़ करके 20 लाख हो गया, तो अब तो प्रतिनिधि बढ़ना चाहिए, 2 होना चाहिए ना। तो क्षेत्रों को क्या किया जाता है? परिसीमित, परिसीमन आयोग होती है, और वो क्षेत्रों को क्या करती है कि अब जनसंख्या बढ़ी है तो इसको क्या किया जाए? प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाए, घटाई जाए, ये सब देखा जाता है, ठीक ना? तो यहां से लेकर के चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम का बात करता है कि जो रिजल्ट आता है इलेक्शन के बाद, उस समय तक की हम चर्चा सारी कुछ यहां पे करेंगे, ठीक ना? हाँ,
कहता है हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। कहता है लास्ट में हम ये डिस्कस भी करेंगे कि भारत में जो इलेक्शन हो रहा है, पहला आम चुनाव जो अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक चला, और उसके बाद तमाम जो चुनाव हो रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कितना ये जो है आपका निष्पक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहता है कि यहां हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है, जल्दी से एक बार बता देंगे शैलेश कुमार सिंह जी, बाबू गुड इवनिंग, जल्दी से एक बार बता देंगे निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे भैया कि निर्वाचन आयोग कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाती है। जल्दी से एक बार बता देंगे, एक बार तेजी में सारे बच्चे बता देंगे जल्दी से। निर्वाचन आयोग, चलिए हाँ जल्दी से बताएंगे। निर्वाचन आयोग, अरे वाह गजब गजब, एकदम दिल खुश कर देते हैं आप लोग। हाँ, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग सुबह से लेकर के इसका चर्चा कर ही दिए होंगे डेली। निर्वाचन आयोग एक बार तो किसी ना किसी सेशन में हो ही जाता है? निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक, 324 से लेकर के 329 तक। लेकिन याद ये रखना है कि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद यानी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाती है। पंचायत के जो मुखिया प्रधान ये सब होते हैं, इन सब का चुनाव ये नहीं करवाती है। नगर पालिका का महापौर, मेयर, ये सब जो होते हैं उनका चुनाव ये नहीं करवाती है, उनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है, उसको याद रखना है। चलिए यहां तक क्लियर सबका, आगे बढ़ेंगे। कहता है चुनाव क्यों, पहला पॉइंट, चुनाव क्यों, बोले ना कि चुनाव क्यों आवश्यक है। हाँ, 25 जनवरी मतदाता दिवस, स्थापना हुई इसकी। हाँ, ठीक है भैया, सीन कर लेंगे। और कोई सेवा, समीर कुमार सर मेरा भी सुन लीजिए। इंटरनल मोटिवेशन, हाँ भैया, इंटरनल मोटिवेशन हियर वेरी यूजफुल, बिल्कुल सही बात है, इंटरनल मोटिवेशन आवश्यक है। हाँ, अब वो क्या होता है इंटरनल मोटिवेशन, जमीर होता है अपना, बताइए क्या बात है। हाँ बताइए जल्दी से, इंटरनल मोटिवेशन क्या बात है। अब देखिए जरा यहाँ पे हरियाणा का विधानसभा चुनाव, कहता है आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती है तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता हैं श्री देवीलाल। कौन है? श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले थे। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनाव सभा में क्या दिया है? भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। पूरे स्लाइड को एक बार में समझिए। इंटरनल मोटिवेशन का कह रहा है, थोड़ा सा सुन लीजिए, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग, 1 मिनट नहीं, कुछ सेकेंड का समय दीजिए। हाँ, कहाँ चला गया? एनसीईआरटी का साइंस भी करवाइएगा। अब आप ही बताइए क्या करें, करवा दें? हाँ आप ही बताइए। हाँ धीरज सिंह जी, बिल्कुल जरूर, जी जी बिल्कुल जरूर मिलेंगे, बस एक बार सिलेक्शन लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये बता रहा है चुनाव का मामला। आप देखे होंगे जब नेताजी को आना होता है तो उनके कार्यकर्ता जो है वो क्या करते हैं? भीड़ इकट्ठा करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। भीड़ इकट्ठा करने के क्रम में हो सकता है कि भैया अब देखिए
कहता है कि जैसे ही आपका जो नेताजी आने वाले हैं, अब नेताजी अभी तक पहुंचे नहीं है, भीड़ पूरी लगी हुई है, कार्यकर्ता बार बार भरोसा दिलवा रहे हैं कि भाई बात ऐसा है कि नेताजी बस आने वाले हैं। नेताजी जो हैं वो हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख हैं, जिनका नाम श्री देवीलाल है। ये 76 वर्ष के हैं और 76 वर्ष में कह रहा है कि पिछले 23 महीने से लगातार जनसभा कर रहे हैं, यानी कि लोगों को क्या कर रहे हैं, लोगों को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, यानी लोगों को अपनी पार्टी की तरफ क्या कर रहे हैं, ये जो है अपने भाषणों से, अपनी जो है बोलिए प्रवचनों से क्या कर रहे हैं, लोक लुभावन जो है वो बना रहे हैं उनको। ऐसा मतलब कि अब एक पॉइंट पढ़े थे पहले चैप्टर में, हम लोग क्या पढ़े थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है ना कि लोग जो है पहले क्या करते हैं, लोग जो है पहले आपसे क्या करेंगे, लोग अपने नेता से अपनी इच्छा की बात सुनते हैं और फिर उनको चुन देते हैं, फिर उनको चुन देते हैं, ठीक ना। तो यहां पे याद रखिएगा कि श्री देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति, याद रखना है भैया, आ जाएगा पूछ देगा, हरियाणा संघर्ष समिति श्री देवीलाल। अब 76 साल का है ये आदमी, रेस्ट नाम का चीज ना है। आगे देखिएगा, कहता है यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। किसकी? अखबार की, एक न्यूज़पेपर का ये खबर है। हाँ, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। चलिए, हाँ, अब कहता है कि राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। 1982 से राज्य में यानी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो अगर पूछ दिया जाए कि हरियाणा में हुए न्याय युद्ध, हाँ दीपक पांडे आया है ये क्वेश्चन एग्जाम में सर, देवीलाल वही बोल रहे हैं ना कि अंडरलाइन किए तो उसको बढ़िया से रखिए। अगला क्वेश्चन अगर आपका यहां से कि न्याय युद्ध जो है वो न्याय युद्ध अगर आपसे पूछे कि किसके नेतृत्व में, तो चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। कहता उनके पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर के, अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर के एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसान और छोटे व्यापारियों के कर्ज क्या करेंगे, माफ कर देंगे। भैया ये पुराना सिस्टम है, ये पुराना सिस्टम है, हाँ ये पुराना सिस्टम है। पुराना सिस्टम ये है कि जनता को बताइए, उनकी समस्या आपको पता है, नेता भविष्यवेता हैं, उनको पता है किस क्षेत्र में क्या समस्या है, वो जाएंगे और उसी क्षेत्र में जाकर के उसी समस्या के समाधान की बात करते हैं। जैसे आपका घर पूरा झोपड़ी का है, गिरा हुआ है, वो बोलेंगे कि गांव में जाएंगे, बोलेंगे सभी जितने भी लोग हैं यहां पे सबको पक्का छत दिया जाएगा। सभी लोग सोचने लगे भाई पक्का मकान मिलेगा और नेताजी को वोट दो, बोल रहे हैं। तो ऐसा ही देवीलाल चौधरी क्या बोले, चौधरी देवीलाल का कहना है कि भाई किसानों का कर्ज हम माफ कर देंगे, ठीक है, अगर मेरी पार्टी की सरकार आई तो, हाँ ठीक ना, हाँ। दूसरी तरफ कहता है कि छोटे व्यापारी हैं उनका भी कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने वायदा किया कि यही उनकी सरकार का क्या होगा, पहला काम होगा। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि जो व्यक्ति किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ का बात बोलेगा तो किसान और छोटे व्यापारी किसकी तरफ जाएंगे, चौधरी देवीलाल की तरफ जाएंगे। न्याय युद्ध छिड़ चुका है, अब क्या होगा जल्दी से बताएंगे एक बार। तो अब मामला जो है यहां से आपको जो सीखना है वो सुनिए मेरी बात। हरियाणा संघर्ष समिति चौधरी देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति जो लिख रहे हैं तेजी में लिखेंगे, हरियाणा संघर्ष समिति। दूसरी तरफ आएगा न्याय युद्ध की अगुवाई कौन कर रहे थे,
न्याय युद्ध, और न्याय युद्ध जो है आपका क्या हुआ 1982। इसमें न्याय युद्ध में भी दोनों में कौन थे भैया, देवी आपका चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। सबसे बड़ा चीज एक बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट तो क्लियर आपका होना ही है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही है। दूसरी तरफ फैक्चुअल डेटा को आराम से आपको लेकर के चलना होता है, जो कि साइड में हम लिखते चलेंगे, ठीक ना, ताकि आसानी से आप चीजों को क्या करें, वहां से देखिए अब क्वेश्चन डायरेक्ट आया, उठा करके लगा देना है, कंफ्यूज आना है ही नहीं। तो न्याय युद्ध, ठीक है ना, हाँ, आंदोलन का नेतृत्व किए और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। तो कौन सी पार्टी बनाए, लोकदल, लोकदल पार्टी बना दिए, ये कौन सी, लोकदल, याद रखना है कौन सी, लोकदल नामक पार्टी, किससे संबंधित, चौधरी देवीलाल से। अब जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे, ये 2 स्लाइड में से इतना क्वेश्चन निकल करके आपका बनता है, इतना क्वेश्चन कोई बच्चा गलती करेगा, जल्दी से बताएंगे एक बार, इतना क्वेश्चन अगर पूछा गया तो कोई बच्चा गलती करेगा, नहीं करेगा ना, हाँ नहीं करेगा ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला पॉइंट, लोग तब की सरकार से क्या थे, नाखुश थे। कांग्रेस की अगुवाई वाली जो सरकार थी उससे लोग नाखुश थे, और इसी में चौधरी देवीलाल एक प्रपोजल दे दिए कि भाई किसानों के, छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। लोकदल नामक एक गठन बना दिए और न्याय युद्ध क्या हुआ, न्याय युद्ध छेड़ दिया अपनी अगुवाई में। अब जब 2 प्रपोजल, इतना जबरदस्त प्रपोजल दिया गया है, तो आप एक बात बताइए कि प्रपोजल एक्सेप्टेड होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो देखिए वे देवीलाल के वायदे की तरफ क्या हुए, आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुआ तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जाकर के क्या किया, वोट दे दिया। अभी जितने विपक्षी थे सब गठबंधन बनाए हुए थे। अब जो लोग जो कांग्रेस से जो नाखुश थे, वो चौधरी देवीलाल की जो लोकदल नामक पार्टी थी, जो चौधरी देवीलाल के द्वारा जो ये घोषणा किया गया कि भाई हम किसानों के और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे, सरकार की पहली प्राथमिकता यही होगी, तो लोग क्या किए, लोग पूरी तरह से इनके बात पे एकदम क्या हुए, इनकी तरफ झुक गए। हाँ, अब क्या होगा, कहता है लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीटों पर जीत मिली। आ गई ना बहुमत, 90 में से कितना चाहिए था बहुमत के लिए, जल्दी से बताएंगे। 90 सीट जो है, इस 90 सीट में बहुमत के लिए कितना चाहिए, तो 45 दूना 90, 46 सीट चाहिए था। 50% +1 चाहिए ना सरकार बनाने के लिए, यही चाहिए ना। इनको आया कितना, 76 सीट आया, 90 में से 76 सीट मिला, 76 सीट मिल गया। अब सोचिए सरकार बनाने से कौन रोकेगा, तो 90 में से तो 46 चाहिए था सरकार बनाने के लिए, लेकिन मिला कितना, 76 मिला इनको। 45 दूना 90 ही होता है ना, 40 दूनी 80, 5 दूना 10 है। अब सोचिए, कहता है लोकदल को अकेले ही कितना सीट, 60 सीट मिला और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीट लगे कांग्रेस 5 सीट। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। लोकदल नामक पार्टी का नेतृत्व करता कौन थे, जल्दी से एक बार सारे बच्चे, लोकदल पार्टी के संस्थापक कौन थे, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे। देखो बाबू, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, फैक्चुअल डेटा एनसीईआरटी से ऐसे ही बनता, जल्दी से बताएंगे। लोकदल नामक पार्टी के संस्थापक कौन थे, चौधरी देवीलाल। पहला पॉइंट हो गया ना आपका। दूसरा पॉइंट, ये जो आपका है न्याय युद्ध छिड़ा, जब इसमें क्या किए कि लोकदल अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर ली और कांग्रेस के खिलाफ ये चुनाव लड़े। ये 2 वादा किए, क्या क्या वादा किए, वादा किए कि भैया किसान और छोटे व्यापारी का कर्ज माफ करेंगे, मेरे प्रायोरिटी पे होगा सरकार बनने के बाद काम। अब 90 सीट पे इलेक्शन हुआ, 76 सीट पूरे पार्टी को मिला, लोकदल को और अन्य पार्टियां जो थी इनके साथ जो गठबंधन में थी। लेकिन इस 76 सीट में आपको याद ये रखना है कि अकेले लोकदल को 60 सीट मिला है, यानी अन्य जो इसके साथ के गठबंधन की पार्टी उसको 16 सीट ही मिला है और 5 सीट कांग्रेस को मिला है। अब सोचिए स्थिति कैसा भयावह होगा, सरकार कौन बनाएगा, 76 सीट मिला है,
सरकार तो ये बनाएंगे। कहता है चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को क्या किया, अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। तो भैया इस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल बन गए। चौधरी देवीलाल किस पार्टी, लोकदल का गठन किए। कितनी सीटें मिली चौधरी देवीलाल की पार्टी को, 60 सीट मिला। टोटल गठबंधन लोकदल के साथ जो अन्य जो उनके साथ सहायक पार्टियां थी उन सबको कितना, 76 सीट मिला। कांग्रेस को 5 सीट मिला। और चौधरी देवीलाल इस चुनाव जो है परिणाम के बाद क्या किए, वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे। अब जल्दी से एक बार ये बताएंगे, अगर इतना से क्वेश्चन बनता है तो कोई बच्चा गलती करेगा? जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे। विशाखा तिवारी 79 कहां बोले हैं हम? सेशन एक बार सारे बच्चे शेयर कर देंगे भैया, सारे बच्चे शेयर कर देंगे। हम एक बात याद रखिएगा, 9th और 10th का हिस्ट्री और पॉलिटी, अभी तो ये पॉलिटी चल रहा है, फिर आपका हिस्ट्री आएगा। हिस्ट्री और पॉलिटी इस तरह से हर बच्चे के जबान पे कर देंगे कि एग्जाम में जाने के बाद तुक्का लगाने का दूर दूर तक सोचेगा नहीं, आसानी से आंसर लगाएगा, आसानी से आंसर लगा करके आएगा। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तुक्का लगाने के लिए दूर दूर तक आप सोच ही नहीं सकते। समझ गए? हाँ, जल्दी से बताएंगे। हाँ चलिए, अब देखिए, अब आगे जो है कहता है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया। भैया वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। हालांकि एक बात याद रखिएगा कि चुनाव में और प्यार में किया वादा पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी चौधरी देवीलाल जो क्या किए, चौधरी देवीलाल वादों को पूरा किए। बोले थे कि सरकार की प्रायोरिटी होगी, क्या होगी, कि किसानों के कर्ज माफ करना, छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ करना, और ये वही किए मुख्यमंत्री बनने के बाद। ठीक ना? हाँ, यही किए मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो वादा निभा दिए, वादा निभा दिए। आगे देखिएगा, उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव यानी कि 1991 में हुआ, इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। तो चौधरी देवीलाल जो है, थोड़ा याद रखना है, चौधरी देवीलाल की जो लोकदल पार्टी है, चौधरी देवीलाल, ये कितने साल तक इनकी पार्टी सरकार में रही? तो 4 साल तक। कितने साल तक? 4 साल तक, इसको याद रखिएगा। लेकिन फिर 1991 में जो इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस सरकार बना ली। जल्दी से बताएंगे। हाँ, फिर भी चुनाव हार गए। कुछ कमी किए होंगे, ऐसा थोड़ी है। अब देखिए, बहुत सारा काम क्या होता है ना, कई बार नेताजी क्या करते हैं, हाँ, कई बार नेताजी करते क्या है, थोड़ा समझिएगा। नेताजी 2-4 को अच्छा काम करेंगे, और जब उनको सारे लोग क्या करेंगे, सारे लोग जब जो है बोले लगे कि भैया ये तो बेस्ट है, ये तो बेस्ट है, बस उसके बैक टू बैक बाद नेताजी गलती कर देंगे 2-4। अब लोगों के जेहन में वो पहले का उनका किया हुआ अच्छा काम नहीं होता, अब लोगों की नजर में कि नेता लोग ऐसा काम कैसे किए। हाँ, समझ गए? ऐसा काम भैया ये गलत काम कर दिए। और बात है पार्टी का ही ना, पार्टी में कई ऐसे नेता होते हैं जो कर्म नहीं कांड करते हैं, और जब कर्म नहीं कांड करेंगे तो उस कांड की वजह से सारी पार्टी बदनाम होती है, लोगों का विश्वास उस पार्टी से हट जाता है। ऐसा ही घटना आए दिन आपको अभी भी देखने को मिल रहा है। समझ गए ना? तो यही सिस्टम हुआ। चौधरी देवीलाल जो है आपके क्या हुए, पराजित हुई पार्टी, और ये सरकार नहीं बना पाए। तो 4 साल तक सरकार में, यानी कि 1987 से लेकर के आपका कब तक, 91 तक। एक कॉन्सेप्ट क्लियर भैया? हाँ, ये
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, अब खुद करे खुद सीखें, ठीक है ना। हाँ, अब खुद करे खुद सीखे में आगे बढ़िए, खुद कर लेंगे। चुनाव की जरूरत क्यों है, अगला पॉइंट, चुनाव की जरूरत क्यों है। हाँ, जल्दी से बताएंगे, चुनाव की जरूरत क्यों है। यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कल सुबह सभी बच्चे 10 बजे जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का आपका क्या होगा, मैराथन होगा। एमसीक्यू का थ्योरी पढ़ चुके हैं, एमसीक्यू का मैराथन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, जल्दी से बताएंगे। हाँ, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होता है। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होता है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेटा एकदम याद रखना। दुनिया के 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां पे शासकों का यानी प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए, कहता है कि हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं, वहां भी क्या होता है, वहां भी चुनाव होता है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि देश लोकतांत्रिक होगा तभी इलेक्शन होगा। देश अगर गैर लोकतांत्रिक होगा फिर भी इलेक्शन होता है, फिर भी इलेक्शन होता है, ठीक ना। आगे देखिए, कहता है पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है। आइए, बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की थोड़ी सी क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं। कहता है चुनाव का आवश्यकता क्या है, थोड़ा हम बिना चुनाव वाला लोकतंत्र का कल्पना करें, इमेजिन करते हैं कि चुनाव नहीं हो रहा है किसी लोकतंत्र में, किसी लोकतांत्रिक देश में चुनाव नहीं होगा, तब क्या स्थिति होगा, थोड़ा देखिएगा। अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। अब एक बात बताइए, सारे लोग बैठ गए, भाई इसको बोलते हैं सारे लोग बैठ करके प्रत्यक्ष रूप से क्या करें, वहां पे क्या करें, फैसला ले लेंगे, या प्रत्यक्ष रूप से ही वहां पे अपने जो है प्रतिनिधियों का चुनाव कर दें, तो उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या करते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन भैया जनसंख्या कम होगी तब तो ऐसा होगा। गांव में कुछ बात हो गया, कुछ विवाद हो गया, रोड बनाना है, नली का समस्या है, बैठ करके गांव वाला एक जगह स्कूल में, सरकारी स्कूल में, सामुदायिक भवन में मीटिंग कर लेता है। लेकिन ये पूरे राज्य, पूरे देश के लोगों को एक जगह बैठा करके और फिर वहां से निर्णय लेना, आपको समझ में आ रहा है? मानेगा? बैठने का पहली बात, इतना बड़ा जगह कहाँ है, और दूसरी बात अगर बैठ भी गया तो मानेगा नहीं। इसको दिक्कत है उससे, उसको दिक्कत है इससे, उसका कहना कुछ और है, इसका कहना कुछ और है, आपस में ही भीड़ गया, वही युद्ध स्थल हो गया लोकतंत्र का काम तमाम। ऐसा हो सकता है ना। अब देखिए, कहता है लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो ऐसा संभव है, नहीं संभव है। कहता है ना, यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो देखिए, पहले अध्याय में ही हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि भैया मान के चलिए किसी को बोला गया कि भैया आज मीटिंग है, उसके पास समय नहीं है, उसके पास समय नहीं है, हो सकता है उसका इच्छा नहीं है, या उसका इच्छा नहीं है, या हो सकता है कि जो मीटिंग की बात की जा रही है उसके बारे में उसका ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसके अंदर वो कौशल, स्किल नहीं है, वो योग्यता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में सभी लोगों का जुट पाना उस मीटिंग में, उस सभा में, या वो निर्णय स्थल पे संभव नहीं होगा। तो इसी चलते क्या होता है, इसी चलते लोग प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। अब एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता देंगे गुरु यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, ये पॉइंट समझ गए कि चुनाव की जरूरत क्यों है, चुनाव की जरूरत क्यों है, समझ गए होंगे। जल्दी से एक बार बता देंगे सारे बच्चे। तो प्रतिनिधि के माध्यम से शासन होता है, लोग प्रतिनिधियों की चुनाव करते हैं, क्योंकि समुदाय जो बड़ा होगा तो वहां पे एक साथ बैठ करके सारे समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं होगा, इसीलिए लोग प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। क्लियर है ना। देखो, हर एक कॉन्सेप्ट कितना भी बच्चा कमजोर हो, जहां तक मेरा यही कोशिश रहता है कि बच्चा कितना भी वीक क्यों ना हो,
अगर उसको एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए तो वो आसानी से चीजों को समझ सकता है और एग्जाम में गलती नहीं करेगा, मेरा जहां तक ये मानना है। और किसी भी सब्जेक्ट को अधिकांश तक देखिए, जिस भी सब्जेक्ट को हम उठाते हैं, चाहे कोई प्रैक्टिस सेट ही लाते हैं, हम इसमें एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन इस तरह से हम देने का कोशिश करते हैं ताकि हर एक बच्चा के जेहन में वो पॉइंट जा सके। लोकल आप एग्जाम्पल दीजिए, एक्सप्लेनेशन उस हिसाब से कीजिए कि बच्चा आसानी से समझ सके। निधि वरुण सर एक बार और, हाँ एक बार ये है, कहता है कि चुनाव की आवश्यकता इसलिए है कि समुदाय जब ज्यादा बड़ा होगा तो वहां पे सारे निर्णय बैठ करके नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है लोगों के पास समय की कमी हो सकता है लोगों के पास इच्छा की कमी हो सकता है लोगों के पास ज्ञान की कमी हो सकता है लोगों के पास कौशल की कमी हो। इसीलिए लोग क्या करते हैं, चुनाव के माध्यम से यानी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, और वो शासन चलता है लोकतंत्र में। समझ आ गया होगा निधि वरुण, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, हाँ जल्दी से बताएंगे, हाँ क्लियर है ना यहां तक, आगे बढ़िए, हाँ आगे देखिएगा। अरे बाप रे, विवेक सिंह सीसीटीवी से बाहर, अभी सीसीटीवी किसका नाम है हो, हाँ सीसीटीवी किसका नाम है, विवेक सिंह, क्या बात है, हैं? मन ना लग रहा है पढ़ने में चलिए, हाँ जल्दी बताइएगा, हाँ आगे देखिएगा। सुरेश यादव, तरीका पसंद है ना भैया, हैं? कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए, कहता है क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है। कहता है क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से, यानी जिस सभी की सहमति के आधार पे, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाए, हा? क्या किया जाए, तो प्रतिनिधियों का चुनाव क्या किया जा सकता है, ये क्वेश्चन मार्क। हाँ आगे देखिए, कहता है ये एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। किसे ज्यादा अनुभव या ज्यादा ज्ञान है, यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। थोड़ा समझिएगा क्या कह रहा है पॉइंट को, आपस में ये स्टिकर का है, इतना भेजा जा रहा है भैया, हाँ आगे देखिए, कहता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वहां पे क्या चुनाव के बिना भी प्रतिनिधियों को क्या किया जा सकता है, चुनाव किया जा सकता है, यानी चुना जा सकता है बिना इलेक्शन के, विदाउट इलेक्शन। दूसरी तरफ कहता है कि थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, मतलब जिसका उम्र ज्यादा है और उसके पास एक्सपीरियंस है, तो बोल दिया गया कि भाई आप अनुभवी आदमी हैं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप हम लोगों के प्रतिनिधि हैं। पंचायत वगैरह में देखें अधिकांश जगह, ठीक ना, हाँ अधिकांश जगहों पे ऐसा होता है, गांव समाज में भी होता है कि जो बुजुर्ग हैं उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनसे सलाह मशविरा किया जाता है। तो कहता है अगर इमेजिन करते हैं कि उम्र और अनुभव के आधार पे बिना चुनाव के हम प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। दूसरी तरफ कहता है कि ऐसी जगह थोड़ा सा इमेजिन कीजिए जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पे होता हो, कि भाई जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज है, जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, उसको हम लोगों का प्रतिनिधि बना दीजिए, वो हम लोगों की समस्या सुन लेगा, वो हम लोगों की समस्या को सुन लेगा। तो पहला उम्र या अनुभव के आधार पर चुनाव हो सकता है, प्रतिनिधियों का कल्पना करना है। दूसरी तरफ कहता है कि आपको क्या ज्ञान या अनुभव, ज्ञान या शिक्षा के आधार पे उनको क्या किया जा सकता है, तो बिना चुनाव के, ये दो आधारों पे इमेजिन करने का बात कहता है कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, तो ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है ना
कि अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि भाई ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दूसरा कहेगा कि हम इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। एक व्यक्ति बोलेगा कि इनका उम्र ज्यादा है, दूसरा आकर के बोलेगा हम देखने में ऐसे लगते हैं कि इनसे 6 महीना बड़े हैं। समस्या यहां भी है। फिर दोनों का आधार कार्ड चेक कीजिए, ऐसा भी समस्या है। भारत में ऐसा ऐसा समस्या क्रिएट होगा। कहता है लेकिन क्या फिर इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? सही बात है। 10 कोई बोलेगा कि पढ़ा लिखा है, 5 लोग बोलेगा कि पढ़ा है, झूठों के खाली डिग्री रख ले है कि नॉलेज है। ले भैया, एक बोलेगा कि नहीं ये अनुभवी हैं, इतने सालों का अनुभव है, दूसरा क्या कहेगा? कुछ अनुभव नहीं है, 7 दिन तो इधर से उधर घूमते रहे हैं, इनसे ज्यादा अनुभव तो मेरे पास है। तो लोगों को पसंद ही नहीं आएगा जब प्रतिनिधि। तो यहां पे क्या करें हम? हाँ, कहता है हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करेंगे? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर न बने रहें? अब एक बार चुना गया कि भैया जो शिक्षित है, जो अनुभवी है, वही प्रतिनिधि बनेगा। अब एक बार बना दिए तो उनको हटाने का प्रावधान कैसे होगा? यह भी तो समस्या है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में है कि नियमित चुनाव होगा, हटा दीजिए उसको। कहता इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम क्या है? इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चुनाव क्या है, तो चुनाव वैसी व्यवस्था का नाम है जिसमें नियमित अंतराल पे प्रतिनिधियों को चुना जाता है। और क्या किया जाता है कि प्रतिनिधि जब जनता के हितों को ध्यान में रख करके कार्य नहीं कर रहे हो तो उनको बदलने का भी ऑप्शन जनता के पास होता है। जल्दी से बताएंगे। हिमांशु मौर्य, रामायण खत्म हो गया, सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, हाँ, जल्दी से बताएंगे। हाँ, एक बार तेजी में सारे बच्चे तेजी में। तो इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। तो इलेक्शन क्या है? तो नियमित अंतराल पे जो आपका जो क्या है कि प्रतिनिधियों को चुनने की व्यवस्था। और अगर वो जनता के हितों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो जनता के पास ही एक क्या हो जाएगा? उन प्रतिनिधियों को हटाने की व्यवस्था। यानी अगला चुनाव होगा नियमित चुनाव। पसंद नहीं है भैया, आपको नहीं देंगे हम। जल्दी से बताएंगे। हिमांशु मौर्य बाबू, क्लास अब यहीं होगी। और रियांश, तो सुनो, हाँ, ना सुधरेगा है? कौन क्या बोलता है इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? हाँ, आप लोग सफल हो जाते हैं अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ले रहा है। जो मॉक टेस्ट है, जो आपका जो मॉडल पेपर जो सॉल्व कर रहा है, अगर वो क्वेश्चन वो सॉल्व कर ले रहा है, अगर जो पढ़ा रहे हैं लॉन्ग टाइम तक दिमाग में उसका रह रहा है, हमको इतना ही चाहिए। और बच्चा एक सीट जाकर के अपना क्या करे? एक सीट अपना कंफर्म कर ले। इतना से ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, हमारा पास बहुत क्लास है, टाइम ना है हमको सोचने के लिए। समझ रहे ना? हाँ, बहुत क्लास है। समझ गया बात को? रियांश जो भी है भैया, तो सुन लो, जो बोल रहा है बोलने दो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हिमांशु मौर्य ऐप आ गया है बाबू, आ जाएगा, अभी ऐप आ जाएगा, ठीक ना? हाँ, हाँ, हाँ। हिस्ट्री भी करवाएंगे अर्चना सिंह, ये समझ गए ना? तो ये लोकतांत्रिक का बात कर रहा है। हाँ, चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब यहां मजा लेने आता है, हमको पता है ना। बहुत बच्चा पढ़ने भी आता है और उसमें से 2-4-10 गो ऐसा भी है, हाँ, 2-4-10 गो ऐसा भी है जो मजा लेने आता है। गुरुजी आपके बारे में ये चल रहा है, गुरुजी वहां ऐसा चल रहा है। बेटा, विद्यार्थी को राजनीति नहीं करना चाहिए। आप जिस स्टेज में हैं उन सारे स्टेज को क्रॉस करके हम यहां पहुंच चुके हैं।
तो अब हम मोक्ष प्राप्त कर लिए। वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो चुनाव क्यों आवश्यक है? सारे एग्जाम्पल हम क्लियर कर दिए, सारा एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक ना। चुनाव क्यों आवश्यक है, किस तरह से चौधरी देवीलाल का जो है लोकदल पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा, 90 में से 76 सीट पूरे गठबंधन को, लोकदल को अकेले 60 सीट आया। अगर हम इमेजिन कर लें, कल्पना कर लें कि अगर चुनाव नहीं है, अगर चुनाव नहीं है, तो चुनाव नहीं होगा तो अगर किसी अन्य विकल्प से प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, अनुभव के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, उम्र के आधार पे, तो उसको पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। जल्दी से एक बार बता देंगे, हाँ जल्दी से बताएंगे एक बार। अब एक बात बताइए आप लोग, देखिए सिंपल सा हम बता रहे हैं। अपना चैनल आपका 10 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, ये कितने तारीख को? 10 अप्रैल को चैनल स्टार्ट हुआ है, 10 अप्रैल को पहली क्लास पड़ी है, ठीक है। 10 अप्रैल से 10 मई हुआ, 10 जून अभी आया नहीं है। इस दौरान आप देख रहे हैं कि पहले हम 80 किलोमीटर का दूरी तय करते थे, 80 किलोमीटर हम घर आते थे, क्लासेस कंटिन्यू चली, एप्लीकेशन भी आपकी 3-3 क्लासेस चली। आप लोगों का जो विश्वास, जो समर्थन और सहयोग कि 3 बैच हिस्ट्री स्पेशल, आचार्य बैच, पॉलिटी स्पेशल बैच, हर बैच में बच्चा जो है वो पढ़ते रहा। अपने नाम का एप्लीकेशन जो है वो मेरा कल आ जाएगा, सारी प्रक्रिया हो गई। फिर खुद का स्टूडियो सेटअप अपने कमरे पे कर देना और फिर यहां से निरंतर क्लास लेते रहना। आपको क्या लग रहा है किसी अकेले के बस का बात था? ये नहीं था। लोग एक संस्था से निकलने के बाद तुरंत क्या करते हैं, कहीं और संस्था ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य एक ही कि भैया जब तक बच्चा सफल नहीं हो जाता है, अगर बच्चा विश्वास किया है तो हम उस पे खरे उतरेंगे, हम उस पे खरे उतरेंगे और अंत समय तक मेहनत करेंगे। समझ गए ना? हाँ, तो इस चलते आंडू पांडू समझने की गलती नहीं करनी है भैया, ठीक ना। हाँ, ये मत सोचिएगा बीच में 4 दिन यूट्यूब पे क्लास क्या बंद की है कि लोग एकदम खुश, लगा लड्डू बंटवा देंगे, हैं लड्डू बंटवा देंगे कि अब तो गया भाई, अब तो 4 दिन का तमाशा था, खेल खत्म कर दिया। लेकिन नहीं बेटा, कमबैक होगा। हाँ, कमबैक हुआ और कमबैक खतरनाक होता है। हाँ, जल्दी से बताएंगे। हाँ, जल्दी से, जल्दी से एक बार सारे बच्चे। हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे, जल्दी। हाँ, तो समझिए थोड़ा सा, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है। ऐसे देखिए, कैसे किसी चुनाव को लोकतांत्रिक मानिएगा। हाँ, हाँ, अब देखिए, कहता है कि चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में तो चुनाव होते ही हैं, यहां तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। तो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के हमारे क्या पैमाने हैं। कहता है देखो भैया, देश लोकतांत्रिक हो चाहे नहीं हो, चुनाव होगा। हाँ, हाँ, चुनाव होगा। अब चुनाव होगा तो चाहे लोकतांत्रिक हो चाहे गैर लोकतांत्रिक हो, चुनाव दोनों जगह होगा। तो अगर चुनाव लोकतांत्रिक हुआ तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि यह चुनाव लोकतांत्रिक हुआ है? चुनाव तो दोनों जगह हो रहा है। अब चुनाव दोनों जगह हो रहा है तो हम कैसे यह पता करें कि लोकतांत्रिक चुनाव है कि गैर लोकतांत्रिक चुनाव है? अब थोड़ा इसको समझिएगा। कहते हैं हमने अध्याय 1 में इस सवाल पे हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहां अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। मैक्सिको की घटना किस किस बच्चे को याद है? जल्दी से एक बार बताएंगे।
मैक्सिको की घटना किस किस बच्चे को याद है? जिम्बाब्वे की घटना रॉबर्ट मुगाबे का किस किस को याद है? चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, किस किस को याद है? 3000 लोग पूरे चाइना से चुन करके आते हैं, लेकिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी से क्या होता है? परमिशन लेना होता है। जल्दी से एक बार बता देंगे तो जिम्बाब्वे की, मैक्सिको की, चाइना की घटना, पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 में तख्ता पलट किए, सबको याद है ना? याद है ना सबको? अभी 2 दिन पहले वो क्लास पढ़ाएं। तो कह रहा है कि वो उस चैप्टर में हम ये बताए थे कि अगर जिम्बाब्वे में देख लें, चाइना में देख लें, या हम जो है आपका मैक्सिको में देख लें, वहां के चुनाव के एग्जाम्पल से क्लियर किया गया था थोड़ा सा वहां पे कि भाई वहां चुनाव तो हो रहा है लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं हो रहा है। चुनाव लोकतांत्रिक नहीं हो रहा है। रॉबर्ट मुगाबे लोकप्रिय नेता है, पॉपुलर व्यक्ति, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अलोकतांत्रिक तरीका अपना ले रहे हैं। बताइए, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ रहा है, बहुदलीय व्यवस्था जैसी नहीं है। अब जल्दी से हिमांशु मौर्य, नंबर लिख लो मेरा 7870169858, कॉल कर लेना, कॉल पे ही इंटरव्यू दे देंगे, ठीक ना? हाँ, नंबर तो खुलेआम बता दिए हैं, कोई ऑफिस का नंबर नहीं है मेरा, पर्सनल नंबर है मेरा। जिसको भी लग रहा होगा कि गुरुजी का क्वालिफिकेशन क्या है, गुरुजी का टैलेंट क्या है, ठीक है, या गुरुजी से कुछ जानकारी चाहिए, या गुरुजी को कुछ सजेशन देना है, सलाह देना है, ठीक है, या गुरुजी को कुछ धमकी देना है, तो सबके लिए नंबर लिख दिए हैं 7870169858। आप डायरेक्ट संपर्क कीजिए, चाहे सलाह हो चाहे धमकी हो, हर एक चीज एक्सेप्टेबल है भैया, समझ गए? हाँ समझ गए ना? हाँ ना, हो सकता है ना भैया, हाँ हो सकता है, ऐसा बहुत लोगों के दिमाग में आता है। चलिए, कहता है आइए वहां सीखे सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। तो अब कोई चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना होगा कि अब कुछ क्राइटेरिया, जो मापदंड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से बताएंगे, हाँ जल्दी से एक बार सारे बच्चे। अब भैया जो है देखो, पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो, हर किसी के मत का समान मोल हो। मतलब कहने का अर्थ है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक लोकतांत्रिक चुनाव कैसे होगा, उसके लिए स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है। जल्दी से बताएंगे, हाँ हाँ ठीक ना? हाँ, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, याद रखिएगा, बिना किसी भेदभाव के सभी को मतदान का अधिकार, यह पॉइंट कहता है। हाँ, अगला पॉइंट, और दूसरी तरफ कहता है कि हर किसी के मत का समान मोल हो, यानी एक वोट एक मूल्य कहता है, एक वोट एक मूल्य कहता है। मतलब ऐसा नहीं, फिजी की कहानी पढ़े थे ना, फिजी में, एस्टोनिया में क्या कहानी बताया था ना, फिजी में जो फिजी मूल के लोग हैं उनके वोट का वैल्यू ज्यादा है जो वहां भारतीय मूल के लोग हैं उनकी अपेक्षा। तो कहने का अर्थ है कि यहां पे ऐसा सिस्टम नहीं है, भारत के नागरिक हैं, एक वोट डालिएगा, एक मूल्य उसका होना चाहिए। ये बात, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का बात कर रहा है, वोट का वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक ना? हाँ, दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। विकल्प उपलब्ध हो मतलब केवल ऐसा नहीं कि भैया बीजेपी मतलब बीजेपी, अरे बीजेपी से मन भर गया तो कांग्रेस है, कांग्रेस से मन भर गया आम आदमी पार्टी है। विकल्प लोगों के पास होना चाहिए कि एक ही पार्टी के पास घूर फिर करके ना जाएं कि जन चाहे सरकार काम कर रही है, उस पार्टी की करना रही है, फिर भी हम उसी सरकार के इर्द गिर्द है, क्योंकि विकल्प नहीं है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, कहां जाएंगे हैं? जहां जाएंगे
हमें ही पाएंगे, वही सिस्टम। या ऐसा नहीं है, विकल्प हो, बहुदलीय व्यवस्था हो, तो पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। सभी अपना अपना हथकंडा अपनाएंगे, सभी पार्टियां अपना अपना हथकंडा अपनाएं, ठीक ना। अब जनता जिस पे विश्वास करेगी, जनता जिसको योग्य समझेगी उसको वोट देगी, बात खत्म। ऐसा नहीं कि आप सरकार में है तो सारी पार्टियों पे आप प्रतिबंध लगा दें, वो अपना प्रदर्शन ही ना कर पाए, जन समर्थन ही ना जुटा पाए, तो जनता मजबूर होकर के आपको ही वोट दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट एक बार, लोकतांत्रिक चुनाव होगा नहीं होगा। पहला पॉइंट क्या पढ़ लिया आप लोग, तेजी में कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जल्दी से। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, एक वोट एक मूल्य होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लोगों के पास, जनता के पास विकल्प हो, मतलब बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी हो, कई राजनीतिक पार्टियां हो जो चुनाव में पार्टिसिपेट करे बिना किसी रोक टोक के, ठीक ना, और वो जन समर्थन जुटाए। फिर जनता अपने इच्छा के मुताबिक अपना जो जिसको भी सही समझती है उसको वोट दे। जनता के पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे तेजी में, जल्दी से एक बार बताएंगे। क्लियर, यहां तक कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो 2 पॉइंट समझ गए ना। कोई चुनाव लोकतांत्रिक कैसे माना जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो, एक वोट एक मूल्य हो। दूसरा पॉइंट कहता है कि भाई बहुदलीय व्यवस्था हो। क्या हो, बहुदलीय व्यवस्था हो। हाँ ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, यानी नियमित चुनाव होना चाहिए। अब नियमित चुनाव मतलब रोज चुनाव का बात नहीं कर रहा है, ये नहीं कि डेली इलेक्शन हो। नियमित चुनाव मतलब रोज चुनाव नहीं भैया। नियमित चुनाव कहने का अर्थ है कि एक समय निर्धारित हो। जैसे हमारे यहां क्या है, हमारे यहां लोकसभा यानी 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, तो लोकसभा 5 वर्ष है, लोकसभा 5 वर्ष। अगर प्रधानमंत्री जी, मंत्रिपरिषद काम नहीं करती है, जनता के पास विकल्प है, अगली पार्टी को मौका दे देंगे 5 साल के बाद। तो ऐसा नहीं है कि एक बार चुनाव हो गया तो लंबे अरसे के बाद एक बार फिर चुनाव हो ना हो। नियमित चुनाव होने से क्या होगा कि सरकार भी एक सीमा रेखा में रहेगी, एक लक्ष्मण रेखा के भीतर रहेगी कि नहीं भाई, अगर हम चुनाव जो है अच्छा नहीं कार्य किए तो इतना समय का ही बात है, इसके बाद जनता दूसरे को ला देगी, तो हमको इतना समय में अच्छा काम करना होगा, क्योंकि इस समय चुनाव होगा तो फिर जनता दूसरी तरफ रुख कर लेगी। समझ रहे बात को। तो नियमित अंतराल पर नियमित चुनाव होना चाहिए। टेन्योर फिक्स है ना 5 साल, इसका विधानसभा का आपका 5 साल है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद जी कितना 5 वर्ष तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से भैया काम नहीं करेंगे, पत्ता कटेगा। एक बार सेशन को सारे बच्चे शेयर कर लेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे। ये 3 पॉइंट समझ आ गया ना। चौथा, लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। लोग चाह रहे हैं किसी और को, चुनाव हो रहा है किसी और को, जिसको चाह रहे हैं उसी का चुनाव, यानी उसी को चुना जाए। समझ गए। अब वो पार्टिसिपेट करेगा, लोग उसको मतदान करेंगे, वो जीतेगा, आराम से सरकार बनाए, बात खत्म, उसका प्रतिनिधि हो बस। 5वां, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। यह 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुनाव निष्पक्ष हो और स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं कि भैया हम दबंग आदमी हैं, हाँ हम दबंग आदमी हैं, तो दबंग आदमी है तो कोई भी प्रत्याशी है तो उसका वोट ही नहीं, हम जाकर के बोगस वोट मार दिए और बोगस वोट मार करके हम ही जीत गए। नहीं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और स्वतंत्र तरीके से जनता डिसाइड करेगी कि कौन उनके लिए योग्य है, कौन उनके लिए योग्य है। तो चुनाव में किसी भी प्रकार का धांधली नहीं होना चाहिए। कोई वर्चस्वशाली समुदाय ही, व्यक्ति ही, प्रतिनिधि ही जीतते आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास आपकी पूरी लंबी नहीं चलेगी, 5 मिनट की और क्लास होगी, क्योंकि कल जो है मैराथन है तो उसका कंटेंट थोड़ा तैयार करना होगा। 9 बज चुका है, तो आज सोचे थे एक चैप्टर बोले भी थे कि कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 5 मिनट बाद क्लास द एंड करना पड़ेगा हमको, क्योंकि कल का क्लास का कंटेंट थोड़ा बनाना जरूरी है, तभी तो
वो कंटेंट जो है टाइप होकर के आता है, हम जो है, ठीक ना। हाँ, तो थोड़ा समझिएगा। हाँ हाँ, जल्दी से बताएंगे, क्लियर है। आगे देखिएगा, अब कहता है ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। कहता है ये शर्त आपको बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक ना। हाँ, अब लेकिन इतना आसान है नहीं। भारत में निर्वाचन आयोग है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव का बात कहा जाता है, लेकिन कई मतदान केंद्रों से आपको जब ये सूचना मिलेगा ना कि भैया लूट लिया गया बूथ को, मतदान केंद्र पे हावी हो गए लोग, सारे लोगों को डरा धमका करके भगा दिया गया और कुछ लोग आए और आकर के बोगस वोट मार दिए, ऐसा भी सुने होंगे। तो ये आसान यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन है नहीं इतना आसान। कहता है लेकिन ऐसे अनेक देश हैं जहां के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्त लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। कहता है अब हमारे यहाँ चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, इसको भी थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता देंगे, और सारे बच्चे जो है वो अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कल एमसीक्यू जो होगा तो उसमें उम्मीद यही करना है कि भैया जितना कम से कम गलती हो क्वेश्चन, ठीक है ना। गलती हो जाता है तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, रिवीजन अच्छे से कर लेना है। दीपक पांडे, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो फैक्चुअल डेटा पे आधारित होगा, और अधिकांश क्वेश्चन आपका जो है वो वही मॉडर्न हिस्ट्री से होगा, मतलब सारी की सारी ही कहिए। जो 2 प्ले लिस्ट में आप जाइए, प्ले लिस्ट में इसी चैनल पे क्लास पड़ा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री का 2 पार्ट में आपका पूरा क्लास खत्म किया है, ठीक है। तो वो आपका है, और 8 बजे से कल आपकी क्लास नहीं होगी, यानी रात में। अब ये क्लास जो है आपकी वो संडे को मे भी या मंडे से फिर कंटिन्यू होगी, ठीक है ना। हाँ, तो मिलते हैं आपसे हम कल सुबह 10 बजे की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे ये जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।